हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन करने वाले हैं फिजिक्स के आंसर पेपर प्रश्न नंबर 6 के अथवा का। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है भाई कि अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। चलिए हेडिंग है हमारी भाई क्या कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इसके अंदर क्या है कि भाई रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई और क्या देखा। चलिए बेटा, ये रखी हुई है लेड की ईंटें। ये किसकी ईंटें हैं? लेड की ईंटें रखी। ये लेड की ईंटें रखी, ठीक। ये क्या हो जाएगा? अल्फा कणों का ये बेटा स्रोत हो जाएगा, ठीक। अब होगा क्या कि इसके आगे रखी हुई है पन्नी, इसके आगे कौन रखी हुई है? सोने की पन्नी रखी हुई है। ये है स्वर्ण पन्नी, ठीक है। और इस पे बेटा जा रही है अल्फा कण की पुंज। जब बेटा अल्फा कणों की बमबारी हम बेटा किस पे करा रहे हैं? सोने की पन्नी पे करा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि इसके आगे एक लगा दिया पर्दा। ये रखा हुआ है पर्दा, किसका है? ये ZnS जिंक सल्फाइड का। तो देखा कि कुछ अल्फा कण बेटा यहां से क्या हो रहे हैं? सोने की पन्नी के आर पार निकल रहे हैं। कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी के क्या हो रहे हैं? आर पार निकल रहे हैं। कुछ अल्फा कण देखा गया कि छोटे छोटे कोणों पर क्या हो रहे हैं? विक्षेपित हो रहे हैं। छोटे छोटे कोणों पर क्या हो रहे हैं? विक्षेपित हो रहे हैं। और कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। तो यहां पर क्या देखा? यहां पर देखा गया कि रदरफोर्ड ने जब परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, तो बमबारी कराने पर इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण बेटा सोने की पन्नी के आर पार निकल रहे हैं। कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोणों पर विक्षेपित हो रहे हैं और कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं। तो इन सब का बेटा फिर आगे हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। तो पहले इसमें लिख ले रहे हैं, लिखेंगे रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए, परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की और देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी के आर पार निकल जाते हैं तथा कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं तथा कुछ अल्फा कण 90 अंश के कोण पर, 90 अंश से अधिक कोण पर, कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं, विक्षेपित होते हैं। क्लियर?
अब इन सब का हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं निष्कर्ष। इन सब का निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो पहले बेटा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग बेटा पढ़ने वाले निष्कर्ष को नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फा कण प्रकीर्णन के निष्कर्ष। समझिए, ये हमारा परमाणु है, क्लियर। ये हमारा कौन है, परमाणु, और परमाणु का बेटा ये कौन है, नाभिक है, ठीक। अब इन्होंने क्या देखा था, पहला पॉइंट समझते हैं कि भाई अधिकांशतः अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से क्या हो रहे थे, आर पार, यानी अधिकांशतः अल्फा कण जो हो रहे थे बेटा वो स्वर्ण पन्नी से क्या हो रहे थे, आर पार, कुछ इस तरीके से। तो इन्होंने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, इन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला कि भाई परमाणु का अधिकांशतः भाग कैसा है, खोखला है। परमाणु का जो अधिकांशतः भाग कैसा है, खोखला है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष क्या निकाला, पहला पॉइंट निकाला इन्होंने कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी के पार निकल जाते हैं, जिससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। भाई ये अल्फा कण हैं, वो कैसे निकल रहे हैं, आर पार निकल रहे हैं। इससे निष्कर्ष निकाला कि भाई कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है, खोखला है, तभी तो आर पार जा पाएंगे। दूसरा कि भाई जो अल्फा कण है, दूसरा पॉइंट मैंने बताया, ये अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण धनावेशित होते हैं। अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं, अर्थात ये धनावेशित वस्तु से ही क्या होते हैं, हो सकते हैं, प्रतिकर्षित हो सकते हैं। अगर ये छोटे छोटे कोणों पर विक्षेपित हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बेटा कौन उपस्थित है, धनावेशित वस्तु है, धनावेश उपस्थित है, जिसके कारण ये छोटे छोटे कोणों पर क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं, जिसके कारण ये क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे कोणों पर विक्षेपित हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है कि अल्फा कण धनावेशित होते हैं, अर्थात ये धनावेशित कण से ही विक्षेपित होते हैं। तीसरा पॉइंट, कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर, कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित हो रहे थे। कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होकर पुनः वापस लौट रहे हैं। इसका इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, इसका इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म केंद्र पर स्थित है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या बताया, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित होकर पुनः लौट जाते हैं, जिससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश अति सूक्ष्म स्थान पर
केंद्रित है जिसे नाविक कहते हैं। क्लियर? अब ये बेटा जो अल्फा कण है नाविक के जितना निकट होगा इनके बीच बेटा प्रतिकर्षण भी उतना ही अधिक होगा। अल्फा कण नाविक के जितना निकट होता है उनके बीच प्रतिकर्षण बल भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और कमियां क्वेश्चन नंबर 3 के कामें करा दी हैं। क्या कराई हैं? रदरफोर्ड का मॉडल व कमियां। बेटा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ही फिनिश हो चुका, ध्यान रखना। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोग बेटा ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका होगा। नोट करिए इसको। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रणालिका क्या होती है? एक लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए भाई, प्रणालिका किसे कहते हैं? प्रश्न 2024 में पूछा गया है, 2025 में फिर से रिपीट है। प्रणालिका क्या है? तो भाई खोखले बेलनाकार पाइप पर कॉपर के एन फेरे को लपेट कर बनाई गई जो कुंडली होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रणालिका। क्या बोलते हैं? प्रणालिका। चलिए तो क्या लिखेंगे, समझो यहां पर। यह बेटा एक खोखला बेलनाकार पाइप है, खोखला बेलनाकार पाइप है, और इस पाइप पर बेटा कॉपर के तार के एन फेरे को लपेट कर जो बनाई गई कुंडली है इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? प्रणालिका। इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रणालिका। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? खोखले बेलनाकार पाइप पर एन फेरों के तार को लपेटकर बनाई गई कुंडली प्रणालिका कहलाती है। यह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति बेटा? चुंबक की भांति व्यवहार करती है। कैसे? मान लिया प्रणालिका की जो लंबाई है वह L है, इसका जो क्षेत्रफल है वह A है, तार के फेरों की संख्या कितनी है? N है। अब इसे क्या करेंगे? इसे हम एक बैटरी या सेल के द्वारा जोड़ देते हैं, एक कुंजी लगा दी। ठीक है, ये लगा दी कुंजी। तो यहां से जब प्लस टर्मिनल से धारा जाएगी तो एक बार बेटा धारा ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर धारा ऊपर, फिर नीचे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे यहां पर ध्यान, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को। जब तार में धारा ऊपर जाएगी तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से हम बेटा चुंबकीय बल रेखाओं को निकाल सकते हैं। जब धारा ऊपर जा रही है, अंगूठा धारा दिशा में, तार पर लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखा दिशा में। जब धारा नीचे आ रही है तो अंगूठा धारा दिशा में नीचे की ओर, तार पर लिपटी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखा दिशा को। तो यानी कुछ इस तरीके से बेटा, यहां पर ऐसे। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, ये कहानी इस तरीके से।
ये बेटा हमारी कौन बन चुकी? प्रणालिका। ठीक है, अब मुझे बताना है प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। किसको बताना है? प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। समझिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब समझो, यहां से बेटा प्रणालिका लेंगे कुछ इस तरीके से, इसमें चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा। अब यहां पर क्या होता है, यह किसका अनुप्रयोग है? यह बेटा है एम्पियर के परपथीय नियम का, परपथीय नियम का यह अनुप्रयोग है। ध्यान रखना, अब एम्पियर का परपथीय नियम किस पे आधारित है? बंद पथ या परपथ, बंद पथ या परपथ। तो यहां पर बेटा एक बंद पथ बनाएंगे, पूरी प्रणाली की लंबाई बेटा L की, एक बंद पथ ले लेंगे, बंद पथ A B C D, एक बंद पथ है, पूरी प्रणाली की लंबाई L है, इसके अल्पांश भाग की लंबाई L के आगे DL, इस भुजा की लंबाई अल्पांश भाग की DL, इस भुजा की लंबाई बेटा स्मॉल यहां पर DL, इस भुजा की लंबाई L के आगे D लगा दो, ये DL, और इस भुजा की लंबाई DL, यानी ये अल्पांश भाग है। ठीक, अब करना क्या है, इस बंद पथ ABCD के अनुदेश देखना है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। क्या देखना है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे बंद पथ ABCD के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन बेटा किसके? बंद पथ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का, कहां से कहां तक? ABCD बंद पथ। ठीक है, चलिए बराबर, सबसे पहले हमारा जो पथ है वो A से B तक देखना है, A से B तक देखना है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्लस, फिर कहां से कहां तक? फिर यहां से B से C तक, B से C तक चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्लस, अब कहां से कहां तक? C से D तक, C से D तक देखना है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन प्लस, नीचे लिख दे रहा हूं बेटा, नीचे लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, प्लस रेखीय समाकलन बेटा कहां से देखना है? D से A तक, D से A तक देखना है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ओके, चलिए आप सुनो, यहां पर एक फॉर्मूला होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा। क्या होता है? AB cos थीटा। तो बेटा लगाएंगे रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन बेटा B इंटू में DL, ठीक है, ABCD बराबर, चलिए लगाओ रेखीय समाकलन A से B तक, वेक्टर हटाओ तो यहां से हो जाएगा B इंटू DL cos थीटा प्लस रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन कहां से कहां तक? B से C तक, ये हो जाएगा B इंटू में DL cos थीटा प्लस रेखीय समाकलन C से D तक, B इंटू में वेक्टर हट जाएगा बेटा, B इंटू में DL cos थीटा प्लस रेखीय समाकलन D से A तक, D से A तक, और ये हो जाएगा B इंटू में DL cos थीटा। चलिए अब एंगल निकालते हैं, समझो। सबसे पहले बेटा A से B, देखो यहां पर यही तो पथ है हमारा, और यही बेटा ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर ये पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र है, यानी एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर। तो यहां पर पथ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला एंगल कितना है? 0, समांतर है। दूसरा बेटा B से C के बीच में देखो, पथ हमारा BC, पथ ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत। तो थीटा बराबर बेटा यहां कितना आ जाएगा? 90। ठीक, प्रणालिका के बाहर
प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? शून्य। तो प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, ठीक है। अब उसके बाद बी से ए के बीच में एंगल देखो भाई, पथ डी ए ये रहा, पथ डी ए ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, इनके बीच में एंगल बेटा एक दूसरे लंबवत है, थीटा बराबर 90। चलिए, तो रेखीय समाकलन v इंटू में dl a से b a b c d बराबर लगा बेटा यहां पर मान, यहां पर a b और यहां पर b इंटू में dl cos थीटा की जगह 0 प्लस। एक बात बताओ, चलो पहले लगा दो, मान लगा दो, रेखीय समाकलन b से c b इंटू में dl cos 90 प्लस रेखीय समाकलन d की जगह 0 लगाओ c से d और यहां पर हो जाएगा इंटू में dl cos थीटा प्लस यहां पर लगाओ रेखीय समाकलन d से a तक b इंटू में dl cos और थीटा की जगह 90। देखो cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो रेखीय समाकलन b इंटू में dl कहां से कहां तक कर रहे हो? बंद पथ ABCD बराबर cos 0 का मान 1, तो a इंटू में वो a से b तक समाकलन होगा, बचेगा b इंटू में dl cos 0 का मान 1। cos 0 का मान बेटा cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का मान कितना होता है? 0। और यहां अगर 0 है तो 0 का अगर किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 0। 0 का अगर किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस यहां पर cos 90 है, ध्यान रखना cos 90 इक्वल टू 0, cos 0 इक्वल टू 1, ध्यान रखना। तो यहां cos 90 बेटा है 0 हो जाएगा और 0 का अगर किसी संख्या मल्टीप्लाई करो 0, तो बचेगा कौन? तो बचेगा यहां पर रेखीय समाकलन a से b तक b इंटू में dl, ठीक है। अब b के, अब देखो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा किसका? dl का। किसका होगा? dl का, ठीक है। तो d के सापेक्ष l का समाकलन क्या होता है? तो आप बोले सर d के सापेक्ष l का समाकलन हो जाएगा l। तो हमने ये निकाल लिया बंद पथ के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, पहला पॉइंट, ठीक। अब किसको लगाएंगे? एम्पियर का परपथी नियम। किसको लगाएंगे? एम्पियर का परपथीय नियम क्या है? रेखीय समाकलन b इंटू में dl बराबर होता है म्यू नॉट इंटू में आई के, म्यू नॉट इंटू आई के। अब रेखीय समाकलन बेटा कहां से कहां तक है? ABCD। तो इसका मान आपने क्या निकाला? b इंटू dl। तो b इंटू में यहां पर क्या लगाओगे? इसका मान लगाओ, ये वाला मान उठाओ, यहां लगा दो, बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू में आई। अब बात आ रही है धारा। धारा कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे कि सर जो n फेरों वाली कुंडली है भाई, इसमें पूरे में तार में धारा प्रवाहित हो रही ना, तो n फेरों की कुंडली है जिसकी लंबाई कितनी है? l। तो l लंबाई की n फेरों की जो कुंडली है, इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वही क्या बन जाएगी? परपथ की कुल धारा। क्या बन जाएगी? परपथ की कुल धारा लगानी है। तो आप बोलोगे प्रत्येक फेरे में धारा प्रवाहित हो रही है, तो n फेरों की कुंडली में जिसकी लंबाई l है, इसमें प्रवाहित धारा क्या बन जाएगी? कुल धारा। तो लगा देंगे यहां पर b इंटू में l बराबर म्यू नॉट इंटू में i की जगह लगाओगे n इंटू में l इंटू में i, तो l से l कैंसिल। तो बेटा यहां से एक काम करिए, इसको नोट करिए, इसके बाद हम इधर कर दे रहे हैं, नोट करो पहले यहां तक। देखिए भाई यहां से कर रहा हूं, लिखिए। तो यहां से क्या होगा? b इंटू में l, b इंटू में l बराबर म्यू नॉट इंटू में i की जगह लगाओ n इंटू में l इंटू में i, l से l कैंसिल, तो b बराबर बचेगा म्यू नॉट इंटू में n इंटू में i, ठीक है। जब प्रणालिका में फेरों की संख्या है और लंबाई है तो स्मॉल n बराबर लगा दोगे कैपिटल N बट्टे l, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू में स्मॉल n की जगह कैपिटल N बट्टे l और इंटू में i, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, ठीक है। नोट करिए बेटा एक्सप्रेशन को। चलिए इसके बाद बेटा
7 का अथवा प्रश्न, 7 का अथवा प्रश्न क्या है? बोल रहा है भाई एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर 3 गुणा 10 की पावर 15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले भैया आपको कार्यफलन दे रखा है W, और W बराबर है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन बेटा इसे अगर हम जूल में लाना चाहें तो क्या करोगे आप 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, यह बदल जाएगा जूल में। और आगे हल करना चाहोगे तो 16 चौक 64 यानी 6.4 इंटू में 10⁻⁻19 जूल। ये कार्यफलन हो गया। फिर बोल रहा है कि आवृत्ति B बराबर दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर 15 हर्ट्ज, ये आवृत्ति। तो यहां पर क्या पूछा है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, अधिकतम वेग पूछा है। देखिए फॉर्मूला होता है E के बराबर E माइनस के W। W कार्यफलन है, ठीक है, और E बराबर होता है H इंटू में B और माइनस के W। और काइनेटिक जो E के है ये गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², अधिकतम वाली, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए लगाएंगे 1/2। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू में b²। बेटा ये मैक्सिमम निकालना है, बराबर h प्लैंक नियतांक होता है जिसका मान होता है 6 आपको दे रखा होगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34। आवृत्ति B है, B का मान 3 गुणा 10 की पावर 15 माइनस W का मान लगाओ बेटा कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर -19। चलिए हल कर रहे हैं 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू में v² अधिकतम वाला बराबर 3 का मल्टीप्लाई, तिचक 18 और तिचक 18 और 1 19, 1 अथवा दशमलव इंटू 34 में से 15 गए, यानी -34 में से +15 गए, तो यहां पर 14 में से 5 के कितना बचेगा 9। यहां पर 2 में से गया यानी 19, तो यहां पर 10 की पावर कितना बचेगा -19 माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर -19। तो यहां से कॉमन कौन आ जाएगा? तो 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू में b², कौन सा वाला? अधिकतम वाला। दोनों जगह से बेटा यहां देखो 10 की पावर -19 है, बाहर निकाल लो। 10 की पावर -19 बाहर निकलाएंगे, बचेगा 19.8 में से घटाओ 6.4। चलिए तो 19.8 में से बेटा दशमलव के नीचे दशमलव 4 और 6, यहां पर बचेगा 4, यहां 3 और यहां पर 1, तो 13.4 कितना बचेगा 13.4। तो यहां से कहानी हो जाएगी 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू में बी मैक्सिमम इसका स्क्वायर बराबर यहां बचेगा कितना 4, 13.4 इंटू 10 की पावर -19। इसमें से घटाओगे 8 में से 4 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और यहां पर 13.4, ठीक है। अब ये क्या है भाई? ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, ये भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, तो b मैक्सिमम इसका स्क्वायर बराबर होगा क्या 2 को इधर भेज दो, तो 13.4 इंटू 10 की पावर -19, 2 भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, बट्टे ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, ठीक। दशमलव से दशमलव कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 एकम 2 बट्टे 91 और इंटू जे माइनस के 31 भाई किसके हो जाएंगे ऊपर जाके प्लस के 31, ठीक। अब देखो यहां से 91 का भाग कर देंगे 268 में, ठीक। तो 9 चौक 9 3 27 ज्यादा हो जाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 ने 18, ठीक। बचेगा यहां पर 6 और 16 में से यहां पर 8 रहेगा, ठीक। अब कितने बार जाएगा? लगभग में 9 बार चला जाएगा, बहुत भाग जाएगा नहीं, 10 लगाओ,
जीरो बढ़ा लो, अब देखते हैं 9 आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 ने 81, ठीक है। और उसके बाद कितना बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, और यहां पर 5 में से यहां पर 1 गया, 4 बचेगा, फिर जीरो बढ़ा और 9 चौक 36, यानी ये चला जाएगा 2.94 इंटू 31 में से 19 गए, 31 में से 19 गए तो कितना बचेगा 10 की पावर 12, किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि ये माइनस के 19 है, ठीक है। अब होगा क्या भाई, स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, स्क्वायर हटाओ, बी मैक्सिमम बराबर अंडर रूट में 2.94 इंटू 10 की पावर 12। देखो दशमलव हटाओ, नीचे क्या जीरो बढ़ जाएंगी 2। अब देखो रूट में अगर 2 10 हैं तो एक 10 बाहर आ जाता है, पर ऐसी 10 कितनी है 12, तो 12 की आधी बेटा कितनी बाहर आ जाएगी 6। इसी प्रकार बट्टे में 100, 100 कितने का वर्गमूल होता है 10 का। अब 294 है, देखो 17 का वर्ग होता है 289, कितना होता है 289, कितने का 17 का वर्ग, ठीक है। तो ये बेटा लगभग में 17 पॉइंट मान लो 1 का होगा वर्गमूल, ठीक है। अब 10 का भाग दोगे तो एक हम 10 वापस निकालो, तो 1.71 इंटू 10 की पावर 6, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर, ये बेटा हमारा आ चुका आंसर, नोट करिए भाई, चलिए नोट करिएगा इसको। इसके बाद भाई 8वां प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 8वां प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, जब दो क्रॉसित पोलोराइड के बीच एक तीसरा पोलोराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। समझिए, पढ़ते भाई ध्रुवित प्रकाश को, किसको पढ़ने वाले भाई, ध्रुवित प्रकाश को। अब क्या होगा समझो, ये हमारा बेटा टूरमैलिन की क्रिस्टल है, ये हमारी कौन है, टूरमैलिन की क्रिस्टल है, ये हमारी टूरमैलिन की क्रिस्टल है, ठीक। और ये बेटा इसका क्या हो जाएगा अक्ष तल, और इस तल पर बेटा जो ये प्रकाश वैद्युत के कंपन होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। यहां पर ये तल के कैसे होते हैं, लंबवत बेटा गत करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम साधारण प्रकाश को, ये हमारा कौन है, साधारण प्रकाश, जब साधारण प्रकाश को हम टूरमैलिन की क्रिस्टल पर डालते हैं, टूरमैलिन की ये क्या है, क्रिस्टल पर डालते हैं, तो ध्यान रखना इससे निकलने वाले जो निर्गत प्रकाश में जो विद्युत वेक्टर होंगे वो बेटा कुछ इस तरीके से निकलेंगे, ये वाले जो बेटा इस तरीके से कंपन कर रहे हैं वही क्या हो जाएंगे, इससे बाहर निकलेंगे। मतलब ये टूरमैलिन की क्रिस्टल है। अब प्रकाश बेटा इस तरीके से विगत कर रहा है, ऐसे विगत कर रहा है, ऐसे विगत कर रहा है, तो इससे बाहर टूरमैलिन से कौन से प्रकाश बाहर निकलेंगे, जो बेटा इस तरीके से गत कर रहे हैं। अर्थात जो प्रकाश बेटा इस तरीके से गत कर रहा है वो यहां पर जाकर रुक जाएगा, इस तरीके से गत कर रहा है वो भी रुक जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो निर्गत प्रकाश में जो विद्युत वेक्टर है वह क्या होंगे, सीमित हो जाएंगे, और सीमित होकर केवल एक ही दिशा में रह जाते हैं। तो ऐसे प्रकाश को हम बोलते हैं भाई समतल ध्रुवित प्रकाश, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब साधारण प्रकाश को टूरमैलिन की क्रिस्टल पर डाला जाता है तो निर्गत प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन सीमित होकर केवल एक ही दिशा में रह जाते हैं, ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं।
प्रकाश कहते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। यह प्रक्रिया प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। यह वाला प्रश्न बेटा अगले सेट में है, इसको पूर्ण रूप से डिटेल में पढ़ेंगे, आपको चिंता ना करना, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। अब समझो यहां पर क्या है, यहां पर बेटा स्टेप नंबर 2 के अंदर बोल रहा है कि भाई दो पोलराइड हैं, दो क्या है पोलराइड हैं। पहला पोलराइड ये बेटा हमारा है ध्रुवक, और दूसरा पोलराइड है वह हमारा होता है विश्लेषक, ठीक है। और ये बेटा क्या है अक्ष, यह क्या है अक्ष, ठीक है। ये पहला है एक, ये दूसरा है। जो ध्रुवक है वह ध्रुवक बेटा अक्ष के कैसा है, लंबवत है। ध्रुवक कैसा है, अक्ष के लंबवत है, ये ठीक। यहां से ये बेटा प्रकाश के कंपन कण है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, और ये बेटा कुछ इस तरीके से, यहां दूसरा बेटा यहां पर इस तरीके से, ठीक। अब इन दोनों के बीच में एक अन्य तीसरा पोलराइड रख देना के, और इस तीसरे पोलराइड को बेटा क्या करना है, घुमाना है, ठीक है। तीसरे पोलराइड को क्या करना है, घुमाना है। ये तीसरा पोलराइड है, ठीक है। कितने एंगल पे रखा भाई, ये भाई रखा हुआ है थीटा एंगल पे, ये 90, ये बेटा हो जाएगा कितने एंगल पे, ये थीटा एंगल पे। जब ये थीटा पे है, 90 में से अगर ये थीटा चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, इधर देखो। प्रकाश कहां से बेटा, इस ध्रुवक से प्रकाश निकलेगा, कहां पर आएगा, प्रकाश सी पर पड़ेगा, और इसको हम घुमा रहे हैं इस पोलराइड को, कितने एंगल पे, ये थीटा एंगल पे, ठीक है। अब इससे जो प्रकाश निकलेगा वो इसी में तो आएगा, वो किस में आएगा, इसी में आएगा, ठीक है। तो इसका एंगल बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 में से 90 में से ये थीटा घटा तो जो बचेगा वो यहीं बचेगा, 90 माइनस के थीटा, ठीक। अब होगा क्या, होगा ये मेलस के नियम से, मेलस के नियम से जो ए पोलराइड है, ए पोलराइड की जो तीव्रता है, मैंने मान लिया बेटा क्या है, आई नॉट है। ए पोलराइड की जो तीव्रता वो क्या है, आई नॉट है। अब बेटा इससे जो प्रकाश निकलेंगे, निर्गत प्रकाश निकलेगा, वो किस में जाएगा, सी में जाएगा, ठीक। तो अब लिखेंगे सी पोलराइड की जो तीव्रता है, सी पोलराइड की जो तीव्रता होगी यहां पर वो हो जाएगी आई सी बराबर, ये आई ए बराबर हो जाएगा, इसे लिख लो आई ए बराबर आई सी, या आई सी बराबर हो जाएगा यहां पर आई ए कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर बेटा नॉट है, यहां पर ठीक है, यहां पर क्या है नॉट, ठीक है। तो यहां पर आई सी बराबर क्या हो जाएगा, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पर अब होगा क्या कि यहां पर क्योंकि पहले वाले का ही तो, इस ध्रुवक का एक का ही तो प्रकाश इस पे पड़ रहा है, तो इसकी तीव्रता यहां पर तो लगाओ, यहां पर तो आई ए की का मान लगाओ, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये आई सी बराबर निकाल लिया। इसी प्रकार अब निकालेंगे बी पोलराइड की तीव्रता। अब इस पर प्रकाश किसका पड़ेगा, सी वाले पोलराइड से बेटा निकला हुआ प्रकाश इस पे आएगा, तो यहां पर आई बी बराबर हो जाएगा आई सी कॉस स्क्वायर, और एंगल कितना है 90 माइनस के थीटा। तो आई सी का मान लगाओ, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पर अब इसके आगे और हल करना चाहेंगे तो समझिए, इसे लिख सकते हैं आई बी बराबर, इसे लिख सकते हैं आई नॉट
यहां पर cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा cos थीटा। दो ये गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में, तो यहां हो जाएगा साइन 2 थीटा बटे 2 बराबर, यहां इसे लिख सकते हो बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये कौन है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसका मान उठाओ और यहां लगा दो, तो लगाएंगे आई बी बराबर आई नॉट, और ये वाला जो मान है बेटा, ये जो आपने मान निकाला है, ये मान उठाओ और कहां पर कर दो, यहां पर, तो लग जाएगा साइन 2 थीटा बट्टे 2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इसको आगे हल कर सकते हो और आगे हल कर सकते हो, तो आई बी बराबर हो जाएगा यहां पर आई नॉट साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये पूरा एंगल है, बट्टे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये बेटा हमसे क्या किया गया था, क्वेश्चंस पूछा गया था। नोट करिए भाई इसको, चलिए नोट करिएगा। चलिए भाई आज का 8वां प्रश्न देखते हैं। आज का 8वां प्रश्न बोल रहा है एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले भाई दिया है क्या क्या दे रखा भाई, पहले दे रखा 50 वाट। 50 वाट का मतलब बेटा ये शक्ति दे रखी है, 100 वोल्ट ये बेटा विभव दे रखा है। 50 वाट 100 वोल्ट के अंदर जो लैंप है इसके अंदर प्रतिरोध कितना है, पहले आर निकाल लो, तो P बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर को P की जगह P को आर की जगह, तो आर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन P। B का मान 100 स्क्वायर है तो 2 बार, बट्टे P का मान कितना है 50, 50 दूनी 100, 100 का 2 मल्टीप्लाई बेटा कितना हो जाएगा 200 ओम। तो ये प्रतिरोध 200 ओम निकला। अब बेटा इसके अंदर देखेंगे धारा कितनी है, तो P बराबर होता है B इंटू में I। P का मान बेटा 50, B का मान कितना है, B का मान 100 इंटू में I, 100 गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो 50 बट्टे 100 बराबर I, 50 दूनी 100, 2 का जब भाग ऊपर 1 में दोगे तो यहां से I बराबर कितना निकलेगा 0.5 एम्पियर की धारा। ठीक है, धारा निकाल ली। अब पूछा गया है भाई, अब इसे जोड़ा गया है B बराबर 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती विद्युत मेंस से जोड़ा गया है। तब धारिता पूछिए। अब धारिता कैसे निकालोगे, तो धारिता बेटा एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, और ध्यान रखना एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ध्यान रखना यहां पर ये धारिता है, ये प्रेरकत्व है, तो फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना है, एक्स सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। अब एक्स सी कैसे निकालोगे, जब हमें प्रतिबाधा पता हो तब, तो जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है बी अपॉन आई। कितना वोल्टेज है भाई 200, बट्टे धारा कितनी है 0.5, 10 का बटा 0, 5 चौक 20 बेटा कितने बार कट जाएगा 400 बार, तो जेड बराबर कितना निकलेगा 400 ओम। ठीक, अब लगा देंगे परिपथ की प्रतिबाधा, जेड बराबर अंडर रूट में एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक, जेड का मान बेटा 400 है, 400 लगाओ, अंडर रूट में एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का मान बेटा कितना निकाला आपने 200, तो 200 का स्क्वायर। अब करना क्या है, दोनों अंडर रूट को हटाना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो 400 का वर्ग बराबर अंडर रूट में एक्स सी का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर और इसके पूरे का स्क्वायर, तो वर्ग कर रहे दोनों पक्षों का, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। 400 का वर्ग कितना होता है 16, 4 चौक 16 और क्या 0, 1 2 3 और 1 4। क्लियर। उसके बाद बराबर एक्स सी का वर्ग प्लस 200 का वर्ग बेटा
2 दूनी 4 और 1 2 3 और 1 4। ठीक, ये प्लस में है, दूसरी ओर जाके माइनस में, तो XC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1,60,000, 1,60,000 माइनस बेटा ये कितने हैं, ये हमारे हैं 40,000। कितने हैं ये 40,000। 1,60,000 में से 40,000 गए तो आप बोलोगे सर 1,20,000 बचेंगे। कितने बचेंगे 1,20,000। स्क्वायर हटाओ, इस पे अंडर रूट ले आओ, तो XC बराबर अंडर रूट में 12 और 1 2 3 और 1 4। ठीक, अब 4 जीरो है बेटा, तो कितनी जीरो बाहर निकाल लो, इसकी आधी बाहर निकाल लो। आधी बाहर निकालने का मतलब 100, अंडर रूट में रहेगा कौन 12। ठीक, तो यहां पर 100 अंडर रूट में लिख लो, 2 दूनी 4 और 3 कौन हो जाएगा 12। अंडर रूट में 2 2 है तो 1 2 बाहर निकाल लो, और बचेगा कौन अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का मान लगा दो, तो 200 इंटू अंडर रूट 3 का मान 1.73। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 2 7 14 और 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। कितने जीरो हैं 2 जीरो, इतने के बाद 10 लगा दो। ये बेटा हमने निकाल लिया प्रतिरोध। ठीक है, 2 3 6, 2 7 14, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 जीरो है, 2 के बाद लगा दिया। ठीक, चलिए अब इसके बाद बेटा आगे हल कहानी कर रहे हैं। अब होता है XC बराबर होता है 1/ωc। ठीक, अब यहां से करना क्या है, तो यहां से C को इधर भेज दो और XC को इधर ले आओ, तो C बराबर हो जाएगा 1/ω इंटू में XC, और ओमेगा बराबर होता है 2πf और इंटू में बेटा कौन हो जाएगा XC। तो यहां पर 1/2 पाई का मान 3.14 इंटू आवृत्ति f बेटा कितना है 50 इंटू XC का मान बेटा कितना है 346। 300 क्या हो जाएगा 46। ठीक है, अब बेटा जो बचा है इसको गुणा भाग ही बचा हुआ है करने के लिए। ठीक, 10 बटा ऊपर के जीरो बढ़ा लो 2, 50 दूनी 100 और 2 से 2 कैंसिल। ठीक, 314 गुणा 346, देखो 314 गुणा 346। ठीक है, 6 चौक 24, 6 एकम 6 और 2 8 और 6 तिया 18, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12। ठीक, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 त्रिका 9, बचेगा बेटा 4, 8 से 14, 8 और 10 5 15 और 1 16, 4 2 6 और 1 7 और 1 8 9 और 1 10। तो बेटा यहां पर बचेगा 1/10 और 86 44। ठीक, इसका भाग कर दो आंसर आ जाएगा। चलिए देखते बेटा, करते भाग। 10 86 44 का भाग कर रहे हैं 1 में। यहां पर बेटा देखो ये कितने हैं, ये है 1 लाख और ये भाग जाएंगे, भाग टूटे बिंदु 0, फिर नहीं जाएगा भाग टूटे बिंदु 10 लगाया यहां पर 0, फिर भाग टूटे बिंदु फिर 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 0। कितना हो गया भाई, यहां पर कितना हो गया, यहां पर ये तो अभी बेटा 1 लाख हुआ, ये 1 लाख से ऊपर है, फिर भाग टूटे बिंदु फिर 0। अब बेटा कितने बार चला जाएगा, लगभग 9 बार। ठीक, तो यहां से देखो 9 छिक्के 54, वो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 40 और 9 छिक्के 54, 54 और 4 58 और 9 अट्ठे 72 और 5 कितना हो जाएगा 77 और 9 एकम 9। बचेगा कितना यहां पर भाई, यहां बचेगा 4, यहां पर बचेगा 9, यहां पर 1 2 2। ठीक है, फिर 0 डाल लो, 9 दूनी 18। तो बेटा C बराबर जाएगा कितने 0.1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 9 2, 1 2 3 4 5 6 दशमलव उधर खिसका लो, जब 6 दशमलव उधर खिसकाओगे तो 9.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और यहां पर धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा फेराड, और यहां पर 10 की पावर माइनस के 6 बराबर होता है 1 माइक्रो के, अर्थात 9.2 माइक्रो फेराड। क्लियर, ये हमारा बेटा आंसर रहा। नोट करिए भाई, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा इस सेट का लास्ट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। क्या है लास्ट प्रश्न, बोल रहा है दे ब्रोगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गतिज ऊर्जा से
संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए समझते हैं। द्रव्य तरंगें या दे ब्रोगली तरंगें, महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से। क्या है समझो, जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि गतिशील है, जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि गतिशील है, तो ये कण तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन्हीं तरंगों को क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंगें या दे ब्रोगली तरंगें कहते हैं। क्या बताया हमने? बताया जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन फोटॉन आदि गतिशील हैं, तो ये कण तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगें या दे ब्रोगली तरंगें कहते हैं। क्लियर? ठीक। अब देखेंगे बेटा द्रव्य तरंगों की तरंग धैर्य, क्योंकि गतिज ऊर्जा तक पहुंचने के लिए बेटा हमें द्रव्य तरंगों की तरंग धैर्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने मान लिया, माना फोटॉन की जो आवृत्ति है v हो, तब फोटॉन की ऊर्जा E बराबर बेटा फॉर्मूला होता है h इंटू में v, ठीक है। लेकिन आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण से E बराबर होता है m इंटू में c का स्क्वायर। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण नंबर 2। क्या देख रहे हो भाई? इनकी LHS बराबर है RHS बराबर कर दो। समीकरण 1 व 2 की तुलना, जब इनकी बेटा LHS बराबर है RHS बराबर कर दो। इसकी RHS में h इंटू में v बराबर इसकी RHS में m इंटू में c का स्क्वायर। m निकाल लेंगे, c स्क्वायर गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो m बराबर हो जाएगा hb अपॉन c स्क्वायर। ठीक। अब मैं मान लिया भाई कि ये फोटोन का संवेग है, फोटोन का संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू में फोटोन का वेग। फोटोन का वेग, फोटोन के संवेग को p से लिखेंगे, द्रव्यमान m इंटू में फोटोन का वेग, फोटोन अर्थात प्रकाश का वेग किसके हो जाएगा? c के। ठीक है, तो यहां पर m का मान बेटा जो निकाला वो लगाओ, h इंटू में b बट्टे c स्क्वायर, और इंटू में कौन है? c स्क्वायर से बेटा c क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो p बराबर बचेगा h इंटू में b और बट्टे c। ठीक है, लेकिन b बराबर होता है b बराबर होता है c अपॉन लैम्डा। लैम्डा को c की जगह भेज दो और c को, सॉरी लैम्डा को b की जगह, b को लैम्डा की जगह, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा c अपॉन b। पर यहां तो b अपॉन c है, यहां पर कौन है? b अपॉन c, तो इसे आप पलट दोगे तो ये पलट जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा h अपॉन, और ये कहानी बेटा बन जाएगी 1 अपॉन लैम्डा के, यानी लैम्डा नीचे आ जाएगा। तो लैम्डा को p की जगह p को लैम्डा, लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन p। तो ये बेटा हमने तरंग दैर्घ्य निकाल ली। ठीक है, और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू में वेग। संवेग बराबर लगाओगे द्रव्यमान इंटू में वेग, तो p बराबर लगा दोगे द्रव्यमान m इंटू में वेग v। ठीक है, आप यहां से लगा सकते हो। अब उसके बाद हमसे बेटा जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है? दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की गतिज ऊर्जा, दे ब्रोगली
तरंग दैर्घ्य की गतिज ऊर्जा पूछी गई भाई। चलिए निकालते हैं। माना m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गतिशील है, v वेग से गति कर रहा है, गति कर रहा है, तब गतिज ऊर्जा, आप बोलो सर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। जब कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है तो अब यहां पर द्रव्यमान बेटा m द्रव्यमान का कोई कण, जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा कण हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, v वेग से क्या है गतिशील है, तब गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2 mv²। तो इसका वेग निकाल लो। ये दो भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, ये m गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, बराबर हो जाएगा v² के, स्क्वायर हटाओ, इस पे अंडर रूट आ जाएगा, इस पे अंडर रूट हो जाएगा। तो b बराबर अंडर रूट में 2km और 2k और बट्टे में क्या आ जाएगा m, ठीक है। अब जो फोटोन का जो संवेग होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान इंटू में वेग, तो p बराबर हो जाएगा द्रव्यमान m इंटू में वेग, वेग b। तो आपको यहां से किसका मान पता है, b का मान उठाओ, यहां लगा दो, तो यहां से हो जाएगा m इंटू में b का मान अंडर रूट में 2k बट्टे m। m को लिख सकते हो बेटा अंडर रूट में m इंटू में अंडर रूट में m, दो बार है ना, एक रूट से बाहर आ जाएगा, m बाहर निकल आएगी, इंटू में अंडर रूट में 2k और बट्टे में m, तो अंडर रूट एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर बचेगा 2 अंडर रूट में 2k और ये m। ये बेटा हमने क्या निकाल लिया, संवेग, लेकिन हमें तरंग दैर्घ्य निकालनी है। क्या निकाल ली, तरंग दैर्घ्य। तो लैम्डा बराबर बेटा फॉर्मूला होता है, कहां गया, लैम्डा बराबर h/p, लैम्डा बराबर h/p, तो लैम्डा बराबर h/p की जगह लगाओ बेटा अंडर रूट में 2km, ठीक है। ये बेटा हमने निकाल लिया इसका सूत्र, ठीक है। नोट करिए बेटा इस प्रश्न को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अब इसका लास्ट प्रश्न बचा हुआ है 9 का अथवा, बोल रहा है बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए, और उसके बाद बेटा दे रखा है सवाल। चलिए बंधन ऊर्जा 9 का अथवा सवाल आपसे पूछा गया, भैया बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी नाविक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो नाविक के न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को अनंत तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, और किसी नाविक की बंधन ऊर्जा उसके द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर m इंटू c² से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या बताया, लिखेंगे क्या लिखेंगे, किसी नाविक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाविक में न्यूक्लियनों जो नाविक में न्यूक्लियनों, कोष्टक में लिख लेना, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, न्यूक्लियनों को अनंत तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। इसकी संकल्पना को बेटा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर डेल्टा m इंटू में c² से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर सवाल दे रखा है, सवाल बोल रहा है यदि एक नाव की संलग्न क्रिया में द्रव्यमान क्षति डेल्टा m बराबर दे रखा 0.3% का 1 किलोग्राम
द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? समझो, 0.3% का 1 किलोग्राम कैसे निकालोगे? तो 0.3% हटाओगे बट्टे 100 का 1 किलोग्राम यानी केजी। अब एक काम करना है, जे बेटा यहां पर 10 की पावर 100 का मतलब 10 की पावर 2, नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस की, तो 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर प्लस के 2 ऊपर जाके माइनस के 2 और इंटू में 1, एक अंक दशमलव और इधर खिसका लो। तो आप बोलो सर घात की एक घात माइनस की और बढ़ जाएगी, माइनस के 2 है, एक और बढ़ जाएगा तो माइनस के 3, और ये किसमें बदल जाएगा? किलोग्राम। ठीक, लगा दो बेटा इस फॉर्मूले में, लगाओ। E बराबर डेल्टा एम का मान 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 इंटू सी प्रकाश का वेग होता है, कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दो, तो करो 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 इंटू 3 का वर्ग कितना होता है? 9 इंटू 8 दूनी 16, 10 की पावर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो 9 तिया 27 इंटू 16 में से प्लस के 16 में से माइनस के 3 गए तो प्लस के 13। ठीक है, एक अंक दशमलव इधर खिसका लो, तो 2.7 इंटू 10 की पावर 13 और एक कितना हो जाएगा? 14, क्योंकि एक अंक दशमलव इधर खिसका रहे हैं, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, ये बेटा हमारा आंसर आ चुका। ठीक, इसी के साथ बेटा पहला सेट समाप्त हो चुका है। जैसा कि भाई आप लोगों को उम्मीद से ज्यादा सिलेबस को बेटा पढ़ाया गया है, हमारा उद्देश्य ये नहीं था भाई कि हम अनसॉल्व पेपर को समापन करें, हमारा उद्देश्य ये था कि हर कमजोर भाई बहन एक रिजल्ट भी हो जाए, ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके। बस आप लोग लगातार हम पर प्यार बनाए रखना इसी तरीके से, ताकि आपका ये भाई निरंतर आप लोगों के प्रति मेहनत करता रहे। बस हम अपनी क्लास को यहीं ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।